अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स। और बिफोर स्टार्टिंग के हमने जो है क्वेश्चंस देखें कि सीआई के अंदर आपके पेपर में जो है किस तरीके से क्वेश्चन वेक्टर्स में आते हैं। वेक्टर्स से रिलेटेड उन टॉपिक्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम वेक्टर्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि वेक्टर होती क्या चीज है। वेक्टर इज बेसिकली द क्वांटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ magnitude as well as direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास इस तरीके से एक है कि यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ए की तरफ इसकी मूवमेंट है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो है, ये डायरेक्शन को डिनोट करता है। और इस डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इस डायरेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये जो क्वांटिटी है, जो मेरे पास क्वांटिटी कहलाएगी, दिस इज नोन एज अ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द सेकंड थिंग इज द डायरेक्शन। अब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आपके पेपर के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड, जो उसकी डेफिनेशन के अंदर भी मौजूद है वेक्टर की, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है? इन अदर वर्ड्स, यानी इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द डिस्टेंस। जो मेरे पास एक वेक्टर मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज 5i माइनस 12j। ये मेरे पास एक वेक्टर है और इसके अंदर वो ये कहता है यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला लगाया जाता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स और वाई क्या चीज है यहाँ पे? जो मेरे पास यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ आई इज नोन एज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ j is known as the value of y। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज अपनी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो I'll get 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर, क्योंकि ये -12 है तो -12 का जब आप स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम पॉजिटिव 144, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 169 एंड आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट इट विल बी 13 यूनिट्स। तो मैग्नीट्यूड हमारा किस तरीके से कैलकुलेट हुआ कि 5i minus 12j का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हुआ बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और जब इनकी वैल्यूज आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट की i और j के कोफिशिएंट्स, तो आपने यहाँ पे इनका स्क्वायरिंग किया एंड आफ्टर टेकिंग द अंडर रूट यू विल गेट द आंसर 13 यूनिट्स, ठीक है। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन और हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हमसे ये कहता है कि मेरे पास -4i प्लस 4j। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है दैट इज x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 16, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड 4 into 4 is 16 एंड देन प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो आंसर जो आया दैट इज 32 यूनिट्स। ये आपका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपका जो है वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपके पास है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, उसका यूनिट वेक्टर मैंने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल्स 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर ए बी। यानी जो मेरे वेक्टर है उसे अगर मैं डिवाइड करवाता हूं मैग्नीट्यूड से, सो आई विल गेट द आंसर ऑफ अ यूनिट वेक्टर। लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन। आपसे ये कहा जाता है कि 5i माइनस 12j, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपने क्या करना है? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि आपने सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला, सो द मैग्नीट्यूड विल बी 5 स्क्वायर इज 25 एंड प्लस, यानी आपके पास हो जाएगा 12 इज 144, सो आंसर इज अंडर रूट 169 हेंस इट्स इक्वल्स टू 13। और जब मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूं सो आई विल गेट द आंसर यूनिट वेक्टर इक्वल्स 1 upon 13 multiplying by the vector itself
और जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 5/13i माइनस 12/13j। ये आपके पास यूनिट वेक्टर का आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास लेट सपोज एक और क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है -4i एंड -3j। अब इसे सॉल्व करना है, इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे। सो -4 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, द पॉजिटिव विल रिमेन सेम एज इट इज द पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला। सही है? तो अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। आई विल गेट 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज √25 एंड फाइनली आई गेट द आंसर दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यू हैव टू divide the magnitude by its vector. So unit vector is equals to -4i and -3j whole divided by 5, and when we will separate the LCM it will be -4/5i -3/5j. This is the answer for a unit vector. Done? Okay, so moving on to the next topic. अच्छा, इसका एक क्वेश्चन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पैरेलल वेक्टर और जो हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड, इन दोनों का एक साथ डिस्कशन है। ठीक है, तो उससे पहले एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेलल वेक्टर आपके पास होता क्या है। सही? पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन अगर आप लिखें तो सबसे पहले पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होता है टू वेक्टर्स having same direction but different magnitude. डायरेक्शन इसकी मेरे पास सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड मेरे पास इसका डिफरेंट होगा। ठीक है, लेट सपोज दो वेक्टर हैं, एक है मेरे पास ए बी एंड द सेकेंड वेक्टर इज पी क्यू। द वेक्टर ए बी इज हैविंग द magnitude, let's suppose 20 units and PQ is having the magnitude 5 units. सही है? इसके अंदर फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है पैरेलल वेक्टर का, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? The vector AB is equals to K times of PQ। यानी जिन दो वेक्टर्स के बारे में बात की जा रही होगी उनको आप यहाँ पे इस तरीके से इक्वल्स के इक्वेट करवाएंगे, बट राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है? स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब वो वेक्टर यहाँ पे लेट सपोज ए बी भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, कुछ भी। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज वो वेक्टर आपके पास जो है एक्स वाई हो गया, या आपके पास वाई जेड हो गया, कोई भी वेक्टर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एंड के इज बेसिकली द स्केलर क्वांटिटी। तो अब अगर मैं अपनी वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास ए बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 20 इक्वल्स के एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज 5। तो यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा आई विल गेट द आंसर ऑफ के दैट इज इक्वल्स टू 4। तो जो स्केलर क्वांटिटी मेरे पास आई वो क्या आ गई? 4। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? दैट ओनली possess मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगा। सही है? अब यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। एक कि अगर ए बी के अंदर वेक्टर के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो यहाँ पी क्यू भी वेक्टर के बारे में बात कर रहा होगा, और अगर लेट सपोज यहाँ पे मैग्नीट्यूड का डिस्कशन है ए बी की जगह पर, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास मैग्नीट्यूड ही होगा। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे अगर वेक्टर है तो आप राइट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड यूज करें, या अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड है तो आप राइट हैंड साइड पे वेक्टर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक साइड पे वेक्टर है तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड है तो राइट हैंड साइड पर भी मैग्नीट्यूड ही होगा। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन। अब हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर के अंदर हमने ये देख लिया
कि हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड किस तरीके से, हमने स्केलर क्वांटिटी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर के अंदर ये चीज कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमारे पास दो वेक्टर्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे। हो सकता है कि वेक्टर्स मेरे पास इस तरीके से हो, लाइक दिस, कि मेरे पास एक वेक्टर है ए एंड सी और यहाँ पे एक और वेक्टर है ए बी जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ओवरलैप यहाँ पे जब कर रहा है तो मैं क्या कर लूंगा कि मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर हो गया a till b एंड द अदर वेक्टर इज a till c। तो मेरा जो बन गया वो किस तरीके से बन गया कि AC इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ AB। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने देखना है कि लेट सपोज कि यहाँ पे मेरे पास अगर मैग्नीट्यूड का डिस्कस कर रहा है मैग्नीट्यूड को, तो AB भी मैग्नीट्यूड होगा। अगर यहाँ पे वेक्टर को डिस्कस कर रहा है तो AB भी फिर वेक्टर होगा और फिर आप उसको यूज करते हुए या K को यूज करते हुए जो है दूसरा वेक्टर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे अगर एक मैग्नीट्यूड गिवन है और यहाँ पे दूसरा मैग्नीट्यूड गिवन है तो K कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है और K गिवन है, ठीक है, तो या फिर मेरे पास ए बी एक वेक्टर गिवन है और के गिवन है, तो उससे हम AC का वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन मेरे पास यहाँ पे टर्म्स हैं, तीनों में से कोई दो आपके पास नोन होगी और एक आपके पास अननोन होगी, और बाय यूजिंग द पर्टिकुलर टू टर्म्स यू कैन एबल टू फाइंड आउट द थर्ड वन, ठीक है। अब लेट सपोज एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो ये कहता है कि वेक्टर ए बी has magnitude of 20 units and is parallel to the vector 4i plus 3j. Find AB. अब ये ए बी आपने इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज ये जज की कि यहाँ पे मेरे पास 20 यूनिट्स मैग्नीट्यूड मौजूद है ए बी का, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर गिवन है इसका मुझे पहले क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड। तो लेट सपोज अगर मैं इस वेक्टर को नाम दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स वाई, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि एक्स वाई का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, that is 16 plus 9 equals under root 25 which is equals to 5 units, ठीक है। तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है, अपना पैरेलल की कंडीशन लगानी है, और पैरेलल कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू द स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइंग बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू k और यहाँ पे 5 आ गया। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट यू विल गेट द आंसर ऑफ k दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी स्केलर क्वांटिटी आपके पास 4 आ गई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अच्छा k की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, सेम फॉर्मूले, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है यही फॉर्मूला यूज करेंगे बट इन द वेक्टर फॉर्म। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू k टाइम्स या k स्केलर क्वांटिटी ऑफ द वेक्टर एक्स वाई, सही है। तो यहाँ पे अब k निकालने का मेरा फायदा क्या हुआ कि k की हेल्प से मैं अपना ए बी का वेक्टर कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जब वो एक्स वाई के वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए बी का वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड को यूज करके k अपना कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ k जो है वो हमारे पास 4 है, और एक्स वाई जिसको हमने नाम दिया वेक्टर को दैट इज 4i प्लस 3j। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, वी विल गेट द आंसर 16i plus 12j, that is your vector AB। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नीट्यूड कैसे यूज करते हुए हमने वेक्टर को फाइंड आउट किया है, सही है। अब आगे चलते हैं। लेट सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है एक क्वेश्चन जिसमें वो आपसे ये कहता है कि P इज इक्वल्स टू 9i प्लस 12j एंड Q इज इक्वल्स टू 3i माइनस 3j।
अब इसके अंदर आपने जो कैलकुलेट करना है दैट इज P प्लस Q, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको ये बात पता है कि ये जो बार्स होते हैं, दीज बार्स शोज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। तो सबसे पहले P प्लस Q वेक्टर को फाइंड आउट करना है, और P प्लस Q वेक्टर फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि यू हैव टू ऐड P एंड Q बोथ। तो इनको अगर मैं ऐड अप करता हूं, यू विल गेट द आंसर 9 plus 3 is 12i plus 12 minus 3 is 9j. So ये आपके पास P plus Q वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर को यूज करते हुए यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा P plus Q का, सो इट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर which is equals to 144 plus 81। अब हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है यहाँ पे, 144 प्लस 81। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 144 plus 81 will give you the answer 225, and square root of 225 is equals to 15 units। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q निकल के आया वो हमारे पास क्या आ गया, 15 यूनिट्स। सही है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपने दो वेक्टर्स को ऐड अप करना और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है या उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। मेथड सेम है, सही है। बस आपने क्वेश्चन को पिक करना है, क्वेश्चन में काम क्या करना है, और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली अपनी वर्किंग उसके ऊपर स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर होता क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर को दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जाता है कि राइट एंगल। ठीक है, टू वेक्टर्स दैट आर मेकिंग द 90 डिग्री राइट एंगल इज आर नोन एज द परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के 0 के बराबर हो गए तो मैं ये कहूंगा ये मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर है। लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, A vector A is equals to 2i plus 3j and vector B is equals to minus 3i and let's suppose plus 2j। ठीक है, अब इसके अंदर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है A वेक्टर A मल्टीप्लाइंग बाय वेक्टर B। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2i plus 3j is multiplying by minus 3i plus 2j। अब जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आप 2 को पहले इसके साथ करेंगे एंड देन 2 को आप इसके साथ करोगे, फिर 3 को इसके साथ एंड देन 3 को इसके साथ। तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, 3 into 2 is 6, तो ये बन गया -6 एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा यानी आयोटा डॉट आयोटा। इट कैन नेवर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आयोटा डॉट आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट है। सही है, उसके बाद आप करोगे तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लस 2 multiply by 2 is 4 and it is I dot j। ठीक है, हमने क्या किया, नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 is multiplying by 2, 2 2s are 4, I dot j आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्लस 3 into 3 is 9 यानी ये हो जाएगा -9 और फिर आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, j dot I and then plus 3 into 2 is 6 and j dot j। सही है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है बेटा, एक बात हमेशा याद रखना आप लोग कि जब भी यहाँ पे सेम वैल्यूज डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होती है, यानी सेम जो मेरे पास आई है या जे है या हमारे पास के अगर 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन आपके अंदर आपके जो सिलेबस में वो 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में डिस्कशन है, तो यहाँ पे हम आई जे की सिर्फ डिस्कशन करेंगे। तो आई अगर मेरे पास हो या जे डॉट जे हो, यानी आइडेंटिकल अगर मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल होगा, यानी आइडेंटिकल मेरे पास यहाँ पे एक्सेस होगा, तो यह इसका आंसर हमेशा 1 होता है। और अगर मेरे पास यहाँ पे
चेंज हो गया, लेट्स सपोज आई डॉट जे हो गया, तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। इसी तरह जे डॉट आई हो गया तो इसका आंसर भी हमेशा 0 होगा। सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मेरा आई डॉट जे का आंसर यहाँ पे 0 हो गया, विच इज when जब multiply by 4 you will get the answer 0. When I dot j is multiplied by 4 you will get the answer 0 over here. ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब j dot i का आंसर 0 है, when it is multiplied by minus 10 you will also get the answer 0 over here. ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे, -6 into 1, क्योंकि i dot i plus 6 into 1, क्योंकि j डॉट जे, तो -6 + 6 और कैंसिल होके इसका आंसर आ गया 0। तो हमारे पास a डॉट b यानी a वेक्टर और b, a और b जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आया वो 0 आ गया। तो हम ये कहेंगे these vectors are perpendicular to each other. ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने जो है परपेंडिकुलर की कंडीशन को वेरीफाई किया। सही है। अब आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पोजीशन वेक्टर की बात की जाएगी, दैट मींस आसान अल्फाजों का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि वो वेक्टर जो स्टार्ट यानी इनिशियल पॉइंट इसका ओरिजिन है वो पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है। लेट सपोज मेरे पास अगर ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहां से एक वेक्टर निकल रहा है ए और यहां से एक वेक्टर निकल रहा है बी, तो मैं कहता हूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब ये है कि मैं ओ ए की बात कर रहा हूं। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की बात करेगा तो इसका मतलब है वो ओ बी की बात कर रहा है। ठीक है। तो ओ ए ओ बी का मतलब ये कि यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है। तो ये आपके पास ओ ए हो गया, और इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब ये कि वो ओ बी की आपसे बात कर रहा है। सही है, क्लियर हो गई ये बात। अब यहां तक तो बात समझ आती है। उसके बाद उसने क्या कहा कि मेरे पास लेट सपोज ये एक वेक्टर है जो ए से बी की तरफ जिसकी मूवमेंट है, तो हम ये वेक्टर लिख देंगे ए बी, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर अगर मुझे यहाँ पे एक चीज आपने आइडेंटिफाई हमेशा करनी है, हमेशा इस चीज को याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे, देखो ये डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है वेक्टर्स, एडिशन को भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह ऐड होता है। बस आपने ये याद रखना है जब दो वेक्टर्स मेरे पास इस तरीके से होंगे, ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से, लेट सपोज ए बी मेरे पास है, दो वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर ए है, एक पोजीशन वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो वेक्टर इन दोनों को मीट कर रहा है यानी ए के इनिशियल पॉइंट से बी के इनिशियल पॉइंट तक आ रहा है, वो वेक्टर ए बी हो गया। और ए बी को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा पोजीशन वेक्टर का यूज होगा, और वो पोजीशन वेक्टर है द वेक्टर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। सही है। यानी वो ए बी को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या काम करना है, इसके अंदर ओ बी माइनस ओ ए करना है। सही है। इसके अंदर भी लॉजिक आपके पास जो लग रही है वो एडिशन ऑफ द वेक्टर्स की लग रही है, वो मैं नीचे आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में कि एडिशन ऑफ द वेक्टर्स होता क्या है। ठीक है। ये समझ आ गई बात कि आपने किस तरीके से ए बी को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द पोजीशन वेक्टर। लेट सपोज अगर मेरे पास एक वेक्टर होता पी क्यू कैलकुलेट करना होता, तो ये पोजीशन वेक्टर के जरिए कैसे बनता, ओ क्यू माइनस ओ पी। लेट सपोज अगर नेक्स्ट आपके पास एक और होता एक्स वाई, तो क्या हो जाता ओ वाई माइनस ओ एक्स, कि हमेशा बाद वाला पहले लिखा जाएगा एंड देन एक्स वाला बाद में लिखा जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को यूज करके अपना वेक्टर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आई होप कि पोजीशन वेक्टर की लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। सही है। अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं चीज को और आगे चलते हैं हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात की जाती है,
एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर बेटा एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ये आपके पास हमेशा होगा। और इसके अंदर एक रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, एडिशन के बाद एक रिजल्ट आता है विच इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज होती है, जिसके अंदर आपके पास हेड ऑफ द रिजल्टेंट joins with head of last vector and tail of resultant joins tail of first vector। मैंने यहाँ पे कहीं सेकंड थर्ड का जिक्र नहीं किया, लास्ट वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अब लेट सपोज एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास एक वेक्टर है ए बी, सही है, ये वेक्टर ए बी हो गया। ये आगे जाके एडिशन हो रही है दूसरे वेक्टर के साथ, दैट इज बी सी। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करो तो यहाँ पे देखना कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइन हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स जब ऐड हो गए तो ऐड होने के बाद इनका एक रिजल्ट निकल के आया जो रिजल्टेंट कहलाता है। और रिजल्टेंट क्या कहता है कि टेल ऑफ द फर्स्ट एंड हेड ऑफ द लास्ट, जो मेरे पास लास्ट वेक्टर का हेड है तो रिजल्टेंट का हेड उससे कंबाइन होगा, ज्वाइन होगा। और इसी तरह जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर की टेल है, रिजल्टेंट की टेल उससे ज्वाइन होगी। तो ये जो वेक्टर आपके पास कहलाएगा दैट इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज फ्रॉम ए टिल सी। तो ए सी आपके पास क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह लिखा जाता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर विच गिव्स यू द आंसर ऑफ ए सी वेक्टर। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन डायरेक्टली से दैट ये बी से बी ये कैंसिल हो गया, कॉमन था दोनों, तो ये इग्नोर हो जाएगा, नॉट कैंसिल डाउन, ये इग्नोर हो जाएगा। तो ए फर्स्ट का और लास्ट का सी, तो वो आपके पास ए सी वेक्टर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से लेट सपोज अगर आपके पास एक आता है डब्ल्यू एक्स then xy then yz, ये मेरे पास ऐड हो रहे हैं। ऐड कैसे हो रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल, देन उसके बाद सेकंड वेक्टर का हेड और थर्ड वेक्टर की टेल, ये हमारे पास ऐड हो गए तीन वेक्टर्स। उसके बाद इनका रिजल्टेंट निकल के आया, और रिजल्टेंट क्या है कि हेड ऑफ द लास्ट इज कंबाइंड या ज्वाइंड विद द हेड ऑफ द रिजल्टेंट एंड टेल ऑफ द रिजल्टेंट इज ज्वाइंड विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो ये में जो मेरे पास आंसर आया, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम W टिल Z। तो मैं लिख दूंगा WZ, ये मेरे पास वेक्टर का नाम हो गया। इस वेक्टर का नाम क्या है आपके पास, जो W से X जा रहा है दैट इज WX, दैट इज XY, दैट इज YZ, ठीक है। और ये WZ हो गया। अगर इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास WX प्लस XY plus YZ will give you the answer that is WZ, क्योंकि X से X इग्नोर हो गया, Y से Y इग्नोर हो गया, so W and Z, so WZ is the resultant vector, ठीक है। आई होप के पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने एडिशन ऑफ द वेक्टर्स यहाँ पे अपनी करनी है। डन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपके पास चलते हैं कि लेट सपोज क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है finding value of lambda and mu using conditions। using the condition, अब दो किस्म की कंडीशन आपके पास आती है पेपर में। एक कंडीशन आती है कि जिसमें वो आपसे ये कहता है कि एडिशन ऑफ द वेक्टर की फॉर्म में,
यानी मेरे पास एडिशन ऑफ द वेक्टर्स की कंडीशन है, उसके जरिए आपने लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके अंदर आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, एक ही स्टेप फॉलो करना है, दैट इज सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये फॉलो करना है आपका जो है, डायरेक्टली आराम से लैम्डा और म्यू की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड हमारे पास आता है कि व्हेन यू विल बी गिवन विद द पैरेलल कंडीशंस। तो पैरेलल कंडीशन में 2 से 3 स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले इन पैरेलल कंडीशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू गेट फर्स्ट इक्वेशन। ये स्टेप 1 हो गया। सेकंड स्टेप में आपने मेक द इक्वेशन फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इक्वेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, जो ऊपर हमारी इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, तो आपके आसानी के साथ आंसर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। वन बाय वन हम दोनों मेथड को देखते हैं कि जैसे दोनों क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हमने किस तरीके से उनकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स अगर आपके पास यहाँ पे आ गया टू फाइंड आउट केस 1। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू आपने जो है लैम्डा फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो केस 1 आपके पास क्या, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है, लेट सपोज p इज इक्वल्स टू 7i minus 2j and q is equals to i plus mu j। ठीक है, वो ये कहता है फाइंड lambda and mu such that lambda p plus q is equals to 36i minus 13j। ये मेरे पास है। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले आप एक चीज थोड़ा सा फोकस करो तो वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन उसने दे दी, ये कंडीशन आपके पास क्या है, लैम्डा पी प्लस क्यू। अब ये जो लैम्डा पी प्लस क्यू है, अच्छा इसे मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ, शायद लिखने में कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। लैम्डा इज मल्टीप्लाइंग बाय पी एंड सिंपल इज क्यू, इस तरीके से मेरे पास है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पे मेरे पास एडिशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कहीं पैरेलल की कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे जो है दोनों वेक्टर्स को इक्वेट किया जा रहा है या उनका स्केलर क्वांटिटी निकाली जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। सही है, तो एडिशन ऑफ द वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन, और राइट हैंड साइड पे आपके पास एक वेक्टर मौजूद है। अब वो वेक्टर वो सी भी हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल मैंने ऊपर वाले स्टेप में आपसे ये कहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर जब भी ये केस होगा लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है, यू हैव टू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये कि यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फर्स्ट। आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो p की जगह आ गया 7 माइनस 2j प्लस q की जगह क्या आ गया i प्लस म्यू j, ये बराबर हो गया 36i माइनस 13j के। अब आप इसे ओपन करेंगे तो इट विल बिकम 7 लैम्डा i माइनस 2 लैम्डा j प्लस i प्लस म्यू j इक्वल्स 36i माइनस 13j। नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो ये करना है, i वाली टर्म्स को एक जगह कर लो, i उसमें से कॉमन निकालना है और j कॉमन निकालना है। ठीक है, अगर मैं i कॉमन निकालता हूँ इट विल बी 7 लैम्डा प्लस 1, और अगर j कॉमन निकलता है तो इट विल बी म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स 36i माइनस 13j। डन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसका होगा, आई वाली टर्म का आई के साथ होगा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड।
सही है, तो इससे जब कंपेयर करेंगे 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 36 एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 35/7 व्हिच इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने जे की वैल्यूज को कंपेयर करना है, सो इट विल बी म्यू माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -13 और म्यू माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू है 5 इक्वल्स -13, म्यू इज इक्वल्स टू -13 प्लस 10 and the answer of mu is equals to -3। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो गई बहुत आसानी से। ठीक है, तो आपने वही स्टेप याद रखना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेक कॉमन I and J and then compare। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर ऑफ लैम्डा एंड म्यू। वही सबसे पहले अगेन रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूट की, पी और क्यू की वैल्यूज आपने कर दी, देन आपने आई वाली टर्म्स को क्या किया, कॉमन निकाल लिया आई वाली टर्म्स में से। ठीक है, फिर जे में से जे को कॉमन निकाल लिया और राइट हैंड साइड एज इट इज चल रही है। देन आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो 7i प्लस आई से आई कैंसिल हो गया, तो 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 36 एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ लैम्डा। सिमिलरली कंपेयर द वैल्यूज ऑफ जे, तो जे से ये वाला जे कैंसिल हो गया, म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स -13। जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ म्यू। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड केस की, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर फाइंड लैम्डा एंड म्यू यूजिंग पैरेलल कंडीशन। ठीक है, अब हमने पैरेलल कंडीशन को यूज करते हुए जो है अपने कैलकुलेट करना है किसको, लैम्डा और म्यू को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सही है, अब लेट सपोज एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके पास ले लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, lambda and mu। ओके, गिव मी 2 मिनट्स ताकि ये कि मैं क्वेश्चन आपके लिए ऐसा पिक कर लूं कि आपको उसके अंदर लैम्डा और म्यू आसानी के साथ आपका कैलकुलेट उसके अंदर हो जाए। तो लैम्डा और म्यू निकालने के लिए हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं। लेट सपोज अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, सबसे पहले तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझना है इसको। सही है, लेट सपोज हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, like this, then this is x and this is y, और ये आपके पास हो गया o, then it is b, it's x, it is p, then y and then a। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना है और उसके बाद इसे समझना है कि क्वेश्चन के अंदर हमने करेंगे क्या और किस तरीके से लेके चलेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहता है कि यू हैव OA which is equals to A, then OB which is equals to B, then BX which is equals to 3/5 of BA। ठीक है, और
of BA, and the last condition is OY, which is equals to 3/4 of OA. ये क्वेश्चन के अंदर आपके पास सारी चीजें गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमने जो ऊपर सारे टॉपिक्स पढ़े उसमें काफी सारी चीजें कंबाइन होके यहाँ पे इस क्वेश्चन में आई है। तो हम ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक किया कि आपके पास तकरीबन 3-4 जो पार्ट्स हमने कैलकुलेट करने, तो उन सब में हमारे प्रीवियस पार्ट्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमने कैलकुलेशंस इसके अंदर करनी है। सही है, चलें जी। सबसे पहले पार्ट ए में वो आपसे ये कहता है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ A and B क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है BA, then you have to find out BX, then you have to find out OX, and then you have to find out BY. अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपनी वैल्यूज को उठा के लिख लेते हैं। OA का मतलब ये है कि वो ये कह रहा था कि होल इज इक्वल्स टू A, ये होल A के बराबर है। OB का मतलब है ये पूरा आपके पास B के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने सबसे पहले आपसे ये कहा कि आपने क्या करना है, BA कैलकुलेट करना है। BA का मतलब ये है, फॉर पार्ट 1 BA का मतलब ये है वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्टिंग है। सो OA माइनस OB, तो अगर OA मेरे पास मौजूद है तो OA हमारे पास क्या है, A, and the value of OB is B, so the answer of BA is equals to A minus B। ये हमने पोजीशन वेक्टर में सीखा था कि ओरिजिन से ये और ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमारे पास यहां से जो कैलकुलेशन BA की हो रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। उल्टे काम के लिए हमने क्या कहा था कि बाद वाला जो है वो पहले आएगा और उसके बाद जो पहले वाला है वो बाद में लिखा जाएगा। तो आपके पास BA का आंसर हो गया A minus B। सेकेंड कंडीशन में वो आपसे ये कहता है, यू हैव टू फाइंड आउट BX। BX की कंडीशन उसने आपको दे दी, दैट इज 3/5 ऑफ BA। 3/5 ऑफ BA कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, तो 3/5 ऑफ BA का मतलब ये है कि यू हैव 3/5 एंड द वैल्यू ऑफ BA इज A minus B। सही है, तो ये आपके पास आंसर आ गया BX का। डन। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में वो कह रहा है OX आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं OX को थोड़ा सा जज करूं तो OX हमारे पास कैसे बन रहा है, OX का मतलब है कि इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए, और OX को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि OB प्लस BX, तो हमारे पास ये जो OX बन जाएगा दैट विल बिकम द रिजल्टेंट, क्योंकि इसका ये जो हेड है इसके हेड से यहाँ के मीट करेगा एंड द टेल ऑफ दिस रिजल्टेंट इज मीटिंग विद द टेल ऑफ OB। तो ये जो आपके पास OX हो जाएगा ये आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, OB प्लस BX, OB प्लस BX। तो यहाँ पे हमारे पास इस B से ये B दोनों कैंसिल आउट यानी इग्नोर हो गए, तो OX और OX हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें OB की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, दैट इज B प्लस BX की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ऊपर वाले स्टेप में यानी ऊपर वाले पार्ट में, दैट इज 3/5 ऑफ A minus B। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 3/5 A प्लस 2/5 B। That is the answer of OX। ये आपका OX कैलकुलेट हो गया। डन। अब लास्ट पार्ट आपके पास है दैट इज BY। ये BY मेरे पास है, दैट इज योर फोर्थ पार्ट। अब जरा BY को हमने जज करना है कि BY हमारे पास कहाँ है। ओके सो इसको पिंक से लिख लेते हैं। BY हमारे पास है ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर।
अब उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चीज सोचनी है, मुझे यहाँ पे ये सोचना है कि कौन सा पाथ फॉलो करना है। देखो बी वाई हमारे पास दो तरीके से आ सकता है, एक दो ओ बी प्लस बी वाई विच विल गिव द रिजल्टेंट ओ वाई, डन। एक तो चीज ये, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, ए, ये आपके पास बी ए एंड बी वाई, और इसका जो आपके पास आंसर है, यानी आंसर नहीं, ये जो हमारे पास कंबाइन हो रहा है दैट इज ए वाई। तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन सकते हैं, एक ए बी वाई, लेकिन प्रॉब्लम ये ए वाई मौजूद नहीं है हमारे पास और बी वाई भी नहीं है, तो इसके लिए हमें वर्किंग करनी होगी। और दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या है, ओ बी वाई, सही है, दोनों में बी वाई आ जाएगा हमारे पास। तो ओ बी वाई के अंदर हमारे पास ओ बी भी मौजूद है और ओ वाई भी नहीं, अच्छा ओ वाई भी हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, ओ वाई अगर मैं देखता हूं तो बल्कि ओ वाई ये मौजूद है आपके पास, क्योंकि ओ वाई कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 3/4 ऑफ ओ ए, तो ओ ए आपके पास टोटल मौजूद है ए, तो जब मैं 3/4 को ओ ए वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट ओ वाई इक्वल्स टू 3/4, और ओ ए की वैल्यू थी स्मॉल ए, तो ओ वाई का भी पता चल गया, ओ वाई भी आपको पता चल गया, ओ बी भी आपको पता है, एंड यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बी वाई, ठीक है। तो मैं इसे किस तरीके से लिखूंगा, अच्छा इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, नाउ बी वाई इज नॉट द रिजल्टेंट, सही है। रिजल्टेंट क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, ओ बी ये डायरेक्शन plus the addition of by will give you the answer of oy, that is the resultant. So ob plus by is equals to oy, तो ob plus by will give you the answer oy, ठीक है। अब इसे मैं by के लिए अगर रीअरेंज करता हूं, you will get the answer by is equals to oy minus ob. The answer of oy is 3/4 of a minus ob is b, तो by का आंसर क्या हो गया आपके पास, 3/4 a माइनस b, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। आई होप कि आपको कंडीशन समझ आ गई कि पोजीशन वेक्टर और एडिशन ऑफ द वेक्टर की हेल्प से हमने किस तरीके से अपने चारों पार्ट्स को कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, क्लियर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर वो आपसे ये कहता है, गिवन दैट OP is equals to lambda of OX, find OP in terms of lambda A and B। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, OP को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो OP को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या एक चीज कही कि आपने सबसे पहले OP is equals to lambda as it is and the value of OX, OX आपके पास क्या है जो आपने अभी कैलकुलेट ऊपर किया, the value of OX is 3/5a plus 2/5b। तो यहां पे मैं लिख लूंगा OX की जगह पे 3/5a प्लस 2/5b, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो OP आया दैट इज इक्वल्स टू 3 λ/5a प्लस 2 λ/5b, ये आपके पास क्या हो गया, OP यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, क्लियर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया OP, डन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में वो कहता क्या है, नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है, गिवन दैट BP is equals to mu of by, find OP in terms of mu A and B। अब यहां पे अगर आप एक चीज जज करो तो ऊपर हमारे पास क्या था कि OP डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहा था बाय यूजिंग द पैरेलल कंडीशन, क्योंकि हमने पैरेलल में देखा था हमारे पास
स्केलर क्वांटिटी यूज हो रही थी और वो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे क्या है आपके पास लैम्डा मौजूद है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो वो कह रहा है ओपी फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूरे पार्ट में कहीं ओपी का डिस्कशन नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ओपी कैलकुलेट होगा दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये आपको पिक करना है क्वेश्चन में, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू आपने अपना ओपी यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले आपने एक काम ये करना है, वो काम क्या है कि बीपी कैलकुलेट करो। म्यू और बी वाई की वैल्यू हमारे पास ये रही जो ऊपर हमने कैलकुलेट की, दैट इज 3/4 a माइनस बी। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट बीपी इज इक्वल्स टू 3/4 a माइनस म्यू बी, दैट इज द आंसर ऑफ बीपी। ये क्लियर हो गई बात। अब हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर के थ्रू हमने अपना ओपी कैलकुलेट करना है। तो हम अपनी डायग्राम की तरफ मूव ऑन करेंगे और डायग्राम में देखते हैं कि ओपी हमारे पास किस तरीके से आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, आपके सामने डार्क कर रहा हूं डायग्राम को, दैट इज ओबी। ठीक है, प्लस बीपी विल गिव यू द आंसर ऑफ ओपी। ठीक है, ये जो हम ओपी कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं, ये वेक्टर एडिशन के थ्रू कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट आ रहा है। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर है, तो हम कहेंगे ओबी प्लस बीपी विल गिव यू द आंसर ऑफ ओपी। सो ओबी प्लस बीपी will give you the answer of OP। OP का आंसर आ जाएगा। अब OB के जो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज B प्लस BP आपने ये वाला कैलकुलेट किया है, तो ये BP आप उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट 3/4 A प्लस μB इज इक्वल्स टू OP। क्लियर? अब मैं इसके अंदर से अगर बी वाली टर्म्स में से कॉमन निकालता हूं, सो आई विल गेट 3/4 A प्लस बी, अगर कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस म्यू, ये हमारे पास आ गया ओपी। तो आप एक चीज अगर थोड़ा सा जज करें कि हमारे पास ओपी दो डिफरेंट निकल के आए, एक ओपी आपके पास आया बाय यूजिंग द एडिशन ऑफ वेक्टर और दूसरा ओपी हमारे पास निकल के आया बाय यूजिंग द पैरेलल कंडीशंस। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट डी में वो आपसे ये कहता है फाइंड लैम्डा म्यू। लैम्डा और म्यू आपने कैलकुलेट करना है। अब जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये हम बात कर रहे हैं केस 2 की, जहां हमने पैरेलल कंडीशन को साथ यूज किया है। देखो केस 1 में हमारे पास क्या था, सिर्फ एडिशन था तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया। पैरेलल कंडीशन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आपने दोनों जो हमारे पास निकल के आएंगे ओपी, एक ओपी हमारे पास क्या निकल के आ गया, डबल टिक कर देता हूं, एक आ गया ओपी ये और सेकंड ओपी आपके पास ये निकल के आया। ठीक है, अब इन दोनों जो ओपी के अंदर हमारे पास है, इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, इनके ए की वैल्यूज को कंपेयर करोगे। सही है, जिस तरह स्टेप्स में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन यू हैव टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ए एंड देन द वैल्यूज ऑफ बी। तो जब मैं इसकी वैल्यूज को कंपेयर करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा 5A is equals to 3 mu upon 4A। सही है, अब जब मैं कैंसिलेशन करूंगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा 5 is equals to mu upon 4। और यहां से आप अपनी लैम्डा या म्यू की वैल्यू कोई भी एक ड्राइव कर सकते हो, तो मैं ये लिख दूंगा 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 म्यू। ये हमारे पास हो गया, तो इसे नाम दे दिया लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 का। डन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था, बी की वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो बी की वैल्यू एक आपके पास है 1 प्लस म्यू और दूसरी है 2 लैम्डा बाय 5। तो आपके पास कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ बी फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, जो हमारा स्टेप था,
तो वैल्यूज ऑफ बी हमारे पास क्या थी, 2 लैम्डा बी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू बी इनटू 1 माइनस म्यू। अब बी से बी कैंसिल हो गया, तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस म्यू। और लैम्डा की जो हमने वैल्यू हमारे पास थी, वो हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या थी, अच्छा इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं थोड़ा सा और ड्राइव करता हूं, तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 म्यू अपॉन 4। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू ड्राइव हुई। ये वैल्यू उठा के आप कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 और लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ 5 म्यू अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस म्यू। तो ये हो गया 5 इंटू 2 इज 10 म्यू इज इक्वल्स टू 5 4 20 इंटू 1 माइनस म्यू। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 10 म्यू देन इक्वल्स 20 माइनस 20 म्यू, और यहाँ पे ये आएगा तो हो जाएगा 30 म्यू इज इक्वल्स टू 20 and mu is equals to 20 upon 30, and after cancellation the answer of mu is equals to 2/3। ये आपके पास म्यू का आंसर आ गया। अब जब म्यू का आंसर आपके पास आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपने इस म्यू को उठा के ऊपर ये जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपने बनाई थी, इसमें उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 म्यू बाय 4 है, lambda equals 5 mu by 4, and then you have to substitute the value of mu, that is 2/3, और divided by 4 का मतलब है multiply by 4। तो 2 1 2, 2 times 2, तो आंसर हो गया lambda is equals to 5/6। ये lambda कैलकुलेट हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई कि हमने किस तरीके से यहाँ पे अपनी लैम्डा और म्यू की वैल्यूज कैलकुलेट की दोनों मेथड से, कि जब एडिशन गिवन होगा और जब पैरेलल भी गिवन होगा एडिशन के साथ, तो हमने किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो है, आई होप कि बात आपको समझ आ गई है, क्लियर हो गया सारा पॉइंट अच्छे तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट थोड़ा सा देखते हैं, एक ट्रिकी सा, उसके बाद हमारे पास जो है आगे मूव ऑन करेंगे फिर। ठीक है, लास्ट अपने टॉपिक के ऊपर, लेट सपोज अगर एक क्वेश्चन आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके पास आता है, आपसे ये कहता है रिलेटिव टू एन ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ओ ए आपके पास मौजूद है -2i + 7j, and the position vector of b which is 2i - j, and the position vector of c which is 6i + lambda j। अब वो ये कहता है पार्ट ए के अंदर, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है व्हेन AC इज इक्वल्स टू 17, यानी AC का मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक है, पार्ट 2 में भी वो यही कहता है, लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन कंडीशन अलग है कि ABC लाइज इन स्ट्रेट लाइन। और पार्ट सी जो है, उसमें भी आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है, लेकिन वो ये कहता है कि ABC इज राइट एंगल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये तीन केस हैं, तीनों केसेस में लैम्डा कैलकुलेट करना है, लेकिन ये डिफरेंट कंडीशंस के साथ मौजूद है। तो एक बात तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देख के ये पिक करनी है कि यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि वो हमेशा बात करेगा पैरेलल की, पैरेलल कंडीशन। ABC इज राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो हमेशा परपेंडिकुलर के बारे में बात करेगा। ठीक है, और ऊपर जो आपके पास है, ये आपके पास क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं आपसे कि उन्होंने आपसे कहा लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं फॉर द पार्ट ए, कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है जो ए पर है, देन बी पर है, एंड देन हमारे पास एक है जो यहाँ पे सी पर मौजूद है, और ये ओ से बन रहा है। ठीक है, ए सी कंबाइन उससे करके आपको यहाँ से दे दिया, द वैल्यू ऑफ ए सी इज 17, यानी मैग्नीट्यूड आपके पास 17 है। सही है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं ए सी की बात करता हूं, तो AC कैलकुलेट करने के लिए OC - OA हो जाएगा। ठीक है, अब OC का जो हमारे पास आंसर है,
वो ओसी का जो हमारे पास वेक्टर है, वो वेक्टर हमारे पास क्या मौजूद है, 6i प्लस लैम्डा जे माइनस ओ ए का जो हमारे पास है दैट इज माइनस 2i प्लस 7j। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 6i प्लस लैम्डा जे प्लस 2i माइनस 7j, ठीक है। अब इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो यानी सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2 8i प्लस उसके बाद आपने j अगर कॉमन निकाल लिया तो इट विल बी लैम्डा माइनस 7। ये AC आ गया आपके पास। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैं AC की वैल्यू, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने AC की वैल्यू उठा के 17 सब्स्टिट्यूट कर दी एंड देन दे विल इक्वेट विद द वेक्टर। मैंने स्टार्टिंग में कहा था इट कैन नेवर बी सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि आपके पास या तो दोनों वेक्टर होंगे या दोनों मैग्नीट्यूड का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस 17 मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है तो मुझे ये जो AC मौजूद है इसका भी मैग्नीट्यूड ही निकालना होगा। तो अगर मैं इस AC का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस लैम्डा माइनस 7 होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो इट विल बी 64 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 लैम्डा प्लस 49 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड आप AC का रख सकते हो दैट इज 17 और इसका स्क्वायर करोगे टू रिमूव द अंडर रूट, सही है। और जब आप यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 लैम्डा एंड प्लस 113, ये हो गया। और ये आपके पास हो जाएगा जब आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल इक्वेशन विल बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 लैम्डा एंड माइनस 176 इक्वल्स टू 0 एंड फाइनल आंसर ऑफ द लैम्डा आर 22 एंड माइनस 8। ये आपके लैम्डा के दो आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवाने का मकसद यही था कि जब आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन होगा तो आप ये वेक्टर की जगह पे मैग्नीट्यूड नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ वेक्टर की बात हो रही है। तो आपने जब मैग्नीट्यूड जब सब निकालोगे इसका राइट हैंड साइड का तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आएगा एंड देन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 17 ओवर हियर। आई होप के बात अच्छे से क्लियर हो गई कि किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास वो कहता है कि दे ऑल लाइन है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है A एंड C एंड इट इज लेट सपोज B इज ओवर हियर और ये आपके पास इस तरीके से बना है। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग में हमने जिस तरह देखा था कि ओवरलैप हो रहा है तो इट इज द कंडीशन ऑफ, किसकी कंडीशन है मेरे पास, ये सिंपल, इट इज द कंडीशन ऑफ अ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की यहाँ पे कंडीशन मेरे पास बन रही है। तो मैं इसे किस तरीके से लिख लूंगा, ए बी है मेरे पास, सही है। ए बी बराबर हो जाएगा के ऑफ ए सी के बराबर हो जाएगा, सही है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अपनी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। ए बी डायरेक्ट आपके पास गिवन नहीं है, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल्स टू के एंड देन ओ सी माइनस ओ ए, सही है। तो अब मैं यहाँ पे अपना वेक्टर रखता हूँ ओबी, तो ओबी आपके पास क्या हो जाएगा 2i माइनस जे एंड देन माइनस ओ ए हमारे पास क्या है माइनस 2i प्लस 7j विच इज इक्वल्स टू के एंड देन ओ सी हमारे पास अगेन क्या है 6i प्लस लैम्डा जे माइनस ओ ए आपके पास क्या हो जाएगा 2i माइनस जे। जब आप सिंप्लीफाई करोगे ओ बी माइनस ओ ए को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4i माइनस 8j, ठीक है, इज इक्वल्स टू के और अंदर सिंप्लीफिकेशन जब इसकी होगी तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज 4i एंड प्लस जे जब आप कॉमन निकालोगे इट विल बी लैम्डा माइनस 1 माइनस, ओके सो जे जब आपने कॉमन निकाल लिया माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस मेरे पास, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर कैसे, पहले आप ओपन कर लो इसे, 4i माइनस 8j इज इक्वल टू 4ki प्लस के
लैम्डा प्लस 1 जे। तो अब मुझे k और लैम्डा दोनों की वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले i वाली टर्म को i के साथ कंपेयर करूंगा। आई विल गेट 4i इज इक्वल्स टू 4ki, i से i कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर ऑफ k विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर हियर। ये 1 आ गया। अब नेक्स्ट जब आप कंपेयर करेंगे -8j इज इक्वल्स टू k, देन लैम्डा की सॉरी k की वैल्यू आपके पास 1 थी तो 1 हो गया, दैट इज डायरेक्टली लैम्डा प्लस 1 इंटू j, j से j कैंसिल हो गया एंड द आंसर ऑफ द लैम्डा इज इक्वल्स टू -9। तो यहाँ पे आपकी दूसरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सही है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशन को देखते हुए चलना है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में जिस तरह हमने देखी थी कि यहाँ पे अगर मैं ए बी के वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो ए सी का भी वेक्टर होगा, नॉट द मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो वेक्टर और वेक्टर की बात है तो यहाँ पे दोनों वेक्टर हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात है तो दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड कंसिडर होंगे। सही है। तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो गया और पार्ट सी अभी हमने डिटेल में देख लिया था कि हमारे पास परपेंडिकुलर किस तरीके से निकाला जाता है। परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या कहा था कि 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री का मतलब है, उन्होंने ये कहा कि ए बी सी इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बी 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं ये लिख दूंगा ए, देन इट इज बी एंड इट्स सी। तो हमारे पास बेसिकली ए बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा। तो जब इनका आंसर अगर 0 आएगा देन वी कैन से दैट इट इज अ राइट एंगल। ठीक है। और उससे फिर हमने अपना लैम्डा को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आई विल गेट द आंसर 4i माइनस 8j डॉट 4i प्लस लैम्डा j प्लस j। सही है। अब ये किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया, ये मैंने ऐसे कैलकुलेट किया कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने मेथड जो है मतलब अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये आया है फ्रॉम ओ बी माइनस ओ ए, तो जब मैंने किया तो आई विल गेट द आंसर दिस, और इसको मैंने जब ओ सी माइनस ओ बी किया तो आई विल गेट द आंसर दिस। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में काम क्या करना है, यहाँ पे 4 इंटू 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16, i इंटू आई 1 हो गया हमारे पास, -8 और लैम्डा प्लस 1 हमारे पास हो गया और j डॉट j 1 हो गया, इक्वल्स 0। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो आई विल गेट 16 -8 lambda and -8 is equals to 0, and 16 minus 8 is 8, -8 lambda equals 0, and then 8 is equals to 8 lambda, and the answer of the lambda is equals to 1. ये आपके पास लैम्डा का आंसर आ गया। सो यहाँ पे हमने तीनों केसेस को देख लिया कि जब परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा या हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, तो तीनों केसेस में हमने किस तरीके से यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करनी है और हमने किस तरीके से अपने लैम्डा की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आई होप कि डिटेल के अंदर चीज बता दी गई है, समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इसको करना है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा, वो लास्ट टॉपिक हमारे पास है कि अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब कांस्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास बेटा 2 से 3 फॉर्मूले हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे वो फॉर्मूले आपने सिर्फ याद रखने हैं और कंडीशंस अपनी देखनी है हमने किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। सही है। अब लेट सपोज सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटेड। अगर आपके पास स्पीड पूछी जाती है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल। एक तो केस ये हो गया कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम गिवन है, आपने स्पीड कैलकुलेट कर ली। पार्ट बी आपके पास है कि अगर आपसे ये बोला जाता है कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास गिवन है तो आप क्या करेंगे, उससे सबसे पहला जो काम करोगे वो काम आपने क्या करना है, वेलोसिटी से, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। इससे आप क्या निकालेंगे, अपना वेलोसिटी वेक्टर।
क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म में आपके पास आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी वेक्टर, और उसका आप क्या कर लोगे, मैग्नीट्यूड ले लोगे, विच इज इक्वल्स टू द स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम आपके पास जो है वेक्टर की फॉर्म में होगा, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ जाएगा। जो वेलोसिटी वेक्टर निकल के आएगा उससे आप क्या काम करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास स्पीड के बराबर होगा। तो आपको पता ही चला कि कांस्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम्स के अंदर स्पीड दो तरीके से निकाली जाती है। एक, अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन है, आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, यू विल गेट द आंसर ऑफ द स्पीड। और सेकंड, अगर आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर यानी आपके पास अगर गिवन है डायरेक्टली, तो उसका मैग्नीट्यूड आप ले लोगे और उसका आंसर आपके स्पीड के बराबर। अदरवाइज अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है, तो आप वेलोसिटी वेक्टर पहले कैलकुलेट करोगे, और वेलोसिटी वेक्टर निकालने के बाद यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड which should be the equals to the speed, right? क्लियर हो गई मेरी बात? वेलोसिटी वेक्टर लिख लो यहाँ पे ताकि आसानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर ही है। ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, क्लियर। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या होती है कि लेट सपोज अगर आपके पास, ये तो हमारे पास स्पीड के केसेस हो गए, ठीक है। टू फाइंड आउट द स्पीड, अगर आपसे ये बोला जाता है कि फ्रॉम स्पीड टू वेलोसिटी मूव करना है, अभी तो आप वेलोसिटी से स्पीड की तरफ गए थे, अगर आपसे रिवर्स बोला जाता है कि आपने स्पीड टू वेलोसिटी मूव करना है, तो उसके लिए आपने जो काम करना है वो काम ये करना है कि हमारे पास लेट सपोज कोई ना कोई वेक्टर आपके पास गिवन होगा। लेट सपोज वो ये कहता है कि स्पीड हमारे पास है, स्पीड ऑफ अ वेक्टर इज 20 किलोमीटर्स पर आवर आपके पास है, और इसके साथ कोई ना कोई कंडीशन होगी, और कंडीशन किस किस फॉर्म में होगी वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक होगी एंगल की फॉर्म में, जिसे आप बेरिंग भी कहते हो। बेरिंग कैसे कैलकुलेट होता है, फ्रॉम द नॉर्थ। सेकंड आपके पास जो कंडीशन होगी वो हो सकता है वो आपसे ऐसे कह दे कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, ठीक है। और तीसरी जो आपके पास कंडीशन होगी, तीन कंडीशंस आपके पास होती हैं। एक हो गई आपके पास एंगल की, दूसरा आपके पास हो गया लेट सपोज नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से हो गया। और तीसरी कंडीशन वो आपके पास किस तरीके से कह देगा कि लेट सपोज इन द फॉर्म ऑफ अ इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा वेक्टर की फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल ले लो, 2i माइनस या प्लस 3j, इस तरीके से आपके पास डायरेक्शन होगी, सही है। तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है कि अगर आपके पास लेट सपोज वो ये कहता है कि एंगल मेरे पास बेयरिंग का मौजूद है, और वो ये कहता है कि पार्ट ए को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, कि स्पीड आपके पास है, एक वेक्टर है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये इसका एक्सिस है, लाइक दिस इज वाई, सॉरी एक्स, एंड दिस इज वाई, और ये हमारे पास वेक्टर है, सही है। उसने बेरिंग का एंगल आपको दे दिया कि लेट सपोज वो ये कह रहा है कि हमारे पास एंगल है, बेरिंग हमेशा नॉर्थ होता है, नॉर्थ की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है, लाइक दिस, रेड से डिनोट कर देता हूं ताकि मुश्किल ना हो। बेरिंग हमेशा नॉर्थ से कैलकुलेट होता है, लाइक दिस। वो ये कह देता है फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज है, बेरिंग ऑफ 30 डिग्रीज। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एंगल आपने बनाया, और एंगल बनाने के बाद आपने अपनी लाइन ज्वाइन कर दी, लाइक दिस, यहाँ पे आके लाइन ज्वाइन कर दी इस तरीके से। सो यू विल गेट द ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल आ गया, इसके अंदर आपने क्या कैलकुलेशन करनी है, आपने यहाँ पे y कैलकुलेट करना है, एंड देन आपने यहाँ पे x कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपने जो आंसर आपका निकल के आएगा, एंड यू विल कैलकुलेट x एंड y बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज sin 30 इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपके पास ये थीटा, ये आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर इज द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज ऑलरेडी गिवन। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया, दैट इज नॉट x। x आपके पास क्या होता है हमेशा, x आपके पास होता है
ये वाला पार्ट, दैट इज x, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो गिवन है वो हमारे पास 20 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव, दैट मींस सम sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse and the value of the perpendicular according to this angle, the perpendicular is opposite which is x over here, तो x upon 20, तो आप इसका आंसर निकाल लोगे, you will get the value of x over here, ये आ गई। and for the y you will use the formula cos theta is equals to y upon hypotenuse, that is 20, and from this you will get the answer of y over here। जो आंसर आपके पास आ जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, xy plus yj, इस तरीके से लिखेंगे, so you will directly get the answer of the velocity vector। क्लियर, आई होप बात समझ आ गई है किस तरीके से आपने काम करना है, सही है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी के अंदर, ये हमारे पास पार्ट ए का डिस्कशन था, अब बात करते हैं पार्ट बी का, कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपसे ये कहता है। तो आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक वेक्टर है लाइक दिस, जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पास इसकी स्पीड है, सही है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट कह रहा है तो नॉर्थ ये रहा आपके पास, ईस्ट ये रहा, यानी इसका सेंटर की बात कर रहा है, यानी एग्जैक्टली सेंटर से जा रही है लाइन, तो हमेशा एक्स एक्सिस से आप अपना एंगल बनाओगे और वो बनेगा हमेशा 45 डिग्रीज। ये 45 बन गया, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, सो दिस विल बी योर वाई एंड दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या करना है, साइन थीटा, साइन 45 अगेन यूज करोगे, and you know the formula that is perpendicular, इस एंगल की रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलर कौन सा है, this one, so it will be y upon 20 and you will get the answer of y over here, ठीक है। सिमिलरली आपने cos 45 यूज करना है और इस एंगल की रिस्पेक्ट से cos 45 की रिस्पेक्ट से ये चीज क्या हो जाएगी, एडजेसेंट हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा x upon 20 and you will get the answer of x, और यहाँ पे आप अपना आंसर नोट डाउन कर लोगे, राइट। एंड फाइनली आप अपना जो वेक्टर है वो xi प्लस yj की फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर नोट डाउन कर लोगे। ये आपके पास सेकंड केस हो गया। थर्ड केस आपके पास क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्शन, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे पास डायरेक्शन क्या है, 2i प्लस 3j, तो 2i प्लस 3j के अंदर हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, एंड tan थीटा वी डू नॉट नो द थीटा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द थीटा ओवर हियर, तो y और x क्या होगा आपके पास, दिस इज योर y, 3 इज योर y एंड 2 इज योर x, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 अपॉन 2, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 अपॉन 2 आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ थीटा ओवर हियर, एंड थीटा आने के बाद आप अपनी वही डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, लाइक दिस, एक्स एंड वाई, और ये आपके पास एंगल बन जाएगा, और जो थीटा आपके पास आएगा, एंड फ्रॉम दिस यू विल कैलकुलेट द सेम मेथड, द वाई एंड देन एक्स एंड 20 विल बी ओवर हियर, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ x एंड y, और उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, फाइनल अपना वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ xi प्लस yj एंड इट विल बी योर आंसर। क्लियर, ये बात समझ आ गई, ठीक है। लास्ट आपके पास जो थ्योरी है वो हमारे पास क्या है, कि अगर आपसे ये बोलता है कि पोजीशन वेक्टर एट टाइम इंटरवल, एट पर्टिकुलर टाइम लिख लो, पर्टिकुलर टाइम वो कहता है, तो इसके जो अंदर फॉर्मूला आप यूज करते हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर pv एट टाइम t इज इक्वल्स टू द पोजीशन वेक्टर जो आपके पास गिवन होगा, सिंपल वेक्टर, सही है, प्लस टाइम which is multiplying with velocity vector, सही है। अब इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि लेट सपोज वो आपसे ये कहता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बोट है,
a boat sailing with velocity 3-2 km/h। सही है, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर उसने आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो ये कहता है कि 12 the boat is at a point A, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे ये पहुंचा है विद द पोजीशन वेक्टर 3 and 13 किलोमीटर्स, ठीक है, रिलेटिव टू द ओरिजिन। अब वो ये कहता है आपके पास फाइंड द पोजीशन ऑफ बोट एट 2 PM। अब फॉर्मूला आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द बोट निकालना है कब, 12 से 2 बजे तक के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का। तो पोजीशन वेक्टर एट 2, पोजीशन वेक्टर एट 2, क्योंकि 2 टी आपके पास यहाँ पे कितना है 2 PM -12 एंड यू विल गेट द आंसर 2 आवर्स। सही है, तो पीवी जो आपके पास है 2 पे कैलकुलेट करना है, पोजीशन वेक्टर जो स्टार्टिंग का आपके पास है ओरिजिन का, वो उसने ये दे दिया, दैट इज 3 and 13, वो यहाँ पे लिख लिया, प्लस द वैल्यू ऑफ टी इज 2 ओवर हियर एंड वेलोसिटी वेक्टर जो ऊपर आपके पास 3 - 2 है। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आई विल गेट 3 + 3 × 2 इज 6 और नीचे क्या हो जाएगा 13 - 4 एंड माय फाइनल आंसर विल बी 9 9। तो पोजीशन वेक्टर आफ्टर 2 आवर्स हमारे पास जो हो गया वो 9 9, यानी इसको मैं यूं लिख सकता हूं 9i + 9j। इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। ये हमारे पास। तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई कि किस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, बहुत दफा ऐसे होता है कि वो टाइम टी पे पूछ लेता है क्या टाइम टी आपके पास क्या होगा, या आपसे ये कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल टी सेकंड्स आफ्टर लीविंग पी। तो उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, इस टी को एज इट इज आपने छोड़ देना है टी की जगह पे। सो यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर, और वो जो आंसर आपके पास आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो आपके पास टी की फॉर्म में आ जाएगा आंसर, क्योंकि टी आपके पास कोई आवर यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपको आई होप क्लियर हो गई, बात समझ आ गई कि किस तरीके से हमने अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे की है। अब मेरे पास लेट सपोज एक लास्ट जो बिल्कुल चीज है वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बोला जाता है फाइंड द टाइम when particles collide, find the time when the particles collide and the position vector of the टाइम कैलकुलेट करना है जब दोनों पार्टिकल कोलाइड के, यानी दोनों वेक्टर्स मेरे पास जो पॉइंट ए और पॉइंट बी था दोनों ने कोलिजन की, एंड द पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है ऑफ पॉइंट ऑफ कोलिजन। ये दोनों आपने काम करना है, सही है। इसके अंदर हमेशा याद रखना जिन दो पॉइंट्स के बारे में वो हमेशा बात कर रहा होगा वो दो आपके पास क्या है कि लेट सपोज वो ये कहता है कि एक मेरे पास है वेक्टर वेलोसिटी ए वी ए मौजूद है जो है लेट सपोज 2.5i + 6j, ये मेरे पास एक है, सही है। और एक है वेक्टर वेलोसिटी बी आपके पास है जो आपके पास है 12i - 9j, सही है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले जब भी ऐसे बात करेगा कि आपने यहाँ पे कोलिजन बतानी है, इनका टाइम कैलकुलेट करना है, फॉर द टाइम हमने एक चीज ये देखी थी कि लास्ट वाला हमारे पास फॉर्मूला हमेशा काम आता है फॉर द टाइम। वो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर
एट टी। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? फॉर ए के लिए बात हो रही है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा, लेट सपोज यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर भी आपके पास गिवन है, विच इज ए के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया आपके पास 20 and -7 फॉर ए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आपके पास है -67 और 11। ये चारों चीजें आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर ऑफ टी, टाइम पे बात कर रहा है, उसके अंदर हमने कहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमें चाहिए, प्लस और हमारे पास टी हो, और हमारे पास क्या हो? वेलोसिटी वेक्टर हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या है? 20 -7 प्लस टी एज इट इज, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? -2.5 एक्स पे ये वाला, और फिर 6, ये 6 आ गया। क्लियर? अब हमारे पास इसी तरीके से अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी फॉर बी, फॉर पॉइंट बी। तो वो हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सिंपल जो हमारे पास है ओरिजिन से, प्लस टी इनटू वी बी यानी वेक्टर वेलोसिटी बी। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? -67 11 प्लस टी एज इट इज, एंड वी बी हमारे पास क्या है? 12 and -9। ये हमारे पास एज इट इज आ गया, सही। अब आप क्या काम करोगे कि उसने आपसे टाइम मांगा है। जब टाइम मांगा है ना, तो टाइम के लिए आप अपना कंपैरिजन पे जाते हैं, ये याद रखना। कंपैरिजन ऑफ एक्स, या ऐसे कह लो, हाँ, एक्स वैल्यूज। एक्स वैल्यूज कौन सी हैं? ये वाली वैल्यूज हैं, ये और बी की इसी तरीके से। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस, या इसे -2.5 टी इज इक्वल्स टू -67 प्लस 12 टी। जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर 6। सही है? ये आपका जो है टी का आंसर आ गया, यानी टाइम आ गया ऑफ द कोलिजन। तो आपने क्या किया? एक्स की वैल्यूज को उठा के कंपेयर कर लिया, सॉल्व किया, आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ गया, कैलकुलेट हो गया, सही। अच्छा, आप यहाँ पे x के अलावा y को भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक बात बस याद रखना कि अगर पहले का x ले रहे हो तो दूसरा कंपैरिजन भी x के साथ होगा, अगर पहला y ले रहे हो तो दूसरा कंपैरिजन भी y के साथ यहाँ पे होगा। ये एक बात हो गई यहाँ पे कि जब हमने जो है t कैलकुलेट करना था। दूसरी चीज उसने आपसे क्या कही पार्ट बी के अंदर, कि यू हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ कोलिजन पॉइंट। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या करना है कि वैल्यू उठा के आपने सब्स्टिट्यूट करनी है सिंपल टी की। अगर मैं वैल्यू उठा के टी की सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास ये क्या बन गया? 20 -7 प्लस टी की जगह पे 6 एंड -2.5 इंटू 6। सही है? अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5, और नीचे जो आंसर आएगा 6 6 36, और ये आपके पास क्या हो गया? -2.5 आपके पास आ गया, और ये -2.5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया एंड देन प्लस 20, यू विल गेट द आंसर 5। सही है? और इसी तरीके से नीचे वाला जो हमारे पास है, इसको जब मैं करूंगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? +6 हमारे पास यहाँ पे आया ना, तो इट विल बी यहाँ पे माइनस ओवर हियर। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 36, और 36 और 7 आप करोगे यू विल गेट द आंसर -43। नेगेटिव की यहाँ पे वो हो गया। सही है? तो इस तरीके से हमने अपना आंसर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि किस तरीके से हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमने निकालनी है जब हमारे पास गिवन कंडीशन है। अगर वो आपसे कहता है कोलिजन पॉइंट के ऊपर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, लेकिन
आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने 2 स्टेप्स याद रखने हैं इसके अंदर खाली। एक, जब भी वो आपसे कहता है पॉइंट ऑफ कोलिजन आपने कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ऑफ कोलिजन के लिए आपके पास वेलोसिटी वेक्टर भी गिवन होगा और पोजीशन वेक्टर भी। आपने सिंपल उसके अंदर दो पॉइंट्स कोलाइड हो रहे हैं, तो दोनों का सेपरेट आपने पोजीशन वेक्टर है टी निकालना है। ए का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया विद द सेम फॉर्मूला जो ऊपर पड़ा है, और उसके बाद आपने दोनों एक्स को या दोनों वाई को आपस में कंपेयर किया, तो आपका टी का आंसर आ गया, यानी एक टाइम के ऊपर आंसर आ गया। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके पास होता है वो कंपेयर करने के बाद भी आसानी से आ जाता है। और जब ये आंसर आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम किया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द कोलिजन पॉइंट निकालने के लिए आपने टी की वैल्यू उठा के किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दी। इधर आप ए में सब्स्टिट्यूट कर दो या बी में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका एक ही आंसर आएगा, दैट इज 5 and -43। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। क्लियर? सही है। तो आई थिंक कि यहाँ पे आपके पास जो है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी विद डिटेल एग्जांपल्स के साथ। हमने सॉल्व कर लिया सारी चीजों को और डिटेल में हमने देख लिया। तो अब इंशाल्लाह जो है यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर जो है इंशाल्लाह नए टॉपिक के स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।